नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2022 की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोजाना 2 से 3 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा शासन में केवल एक परिवार के लोगों का ही वर्चस्व था और रुपए लेकर नौकरियां बांटी जाती थी, लेकिन हमने सरकार में आते ही उन प्रथाओं को खत्म करने का काम किया है। हमने 4.5 साल के शासन में 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से अपराध का ग्राफ भी कम हुआ है और आज आलम यह है कि अपराधी स्थिर झुकाकर चलते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि सरकार उनके गुनाहों की सजा उनको जरूर देगी। तो उत्तर प्रदेश में बदायूं पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां से उन्होंने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को पर निशाना साधा। परिवारवाद का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों में क्या अंतर है। तो बड़ा हमला परिवारवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोला गया। वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। होती है सरकारों की, याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। हमने पुलिस की भर्ती करवाई, 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हुई और इसमें 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य रूप से होगी। आज आप देखते होंगे कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला आरक्षी मौजूद हैं, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। याद करिए, पिछली सरकारें आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, पिछली सरकारें किसानों को दी जाने वाली मदद में कोई सहयोग नहीं करती थी, बल्कि किसानों को मिलने वाली केंद्र सरकार की सहायता को भी हड़पने का कार्य कर जाती थी। भाइयों बहनों, गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा।
तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कई बड़ी बातों को यहां पर उन्होंने उठाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र किया और उस दौर को याद दिलाते हुए उन्होंने बताया कि उन स्थितियों में किस तरह से परिवर्तन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथ ही साथ और भी जो विकास के कार्य हुए हैं उनको भी मुख्यमंत्री यहां पर बताते हुए दिखे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि चुनाव हैं, इसलिए जो सत्ता पक्ष है वो अपने किए गए कामों को बता रहा है, विपक्ष उनकी नाकामियों को गिना रहा है। लेकिन जो बातें इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं, उस पर जनता का रुख क्या होता है, इसके लिए विधानसभा चुनावों तक का इंतजार करिए। क्योंकि कई पार्टियां आप देख रहे हैं, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि आप इसमें चाहे बहुजन समाज पार्टी को देखें, कांग्रेस पार्टी को देखें, आम आदमी पार्टी को देखें, सभी की तरफ से जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को कहने और जनता को कन्विंस करने की कोशिश हो रही है। लेकिन रणनीतिक तौर पे कौन सी पार्टी इसमें कामयाब होगी, और अब यह देखना होगा कि जो बातें कही जा रही हैं उसका विधानसभा चुनावों में क्या इंपैक्ट और क्या असर देखने को मिलता है। लेकिन परिवारवाद को लेकर के जो बड़ी बात यहां पर मुख्यमंत्री ने आज कही है, आज चर्चा की शुरुआत उसी से करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। चंद्रेश कुमार सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और प्रीतपाल सिंह सलूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से आज दो बड़ी बातें कही गई। एक तो आप लोगों की सरकार से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, विश्लेषण करते हुए बता रहे थे कि हमने क्या किया 4.5 साल में, और दूसरा परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा हमला आपकी पार्टी के ऊपर बोला गया। मैं आपका इस पे एक रिएक्शन चाहूंगा। डॉक्टर अभिषेक राय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विजय रथ से आवाज आ रही है? जी आपको? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी अभिषेक जी। मैं यही बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी से डर गए, और ये डर बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो जनता का प्रेम दिख रहा है, जनता बदलाव चाहती है। चाहे हमारा विजय रथ यात्रा हो, चाहे हमारी रैलियां हो, आप देख ले कितना जन सैलाब उमड़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो डर है, इसलिए सिर्फ वो अखिलेश यादव जी पे हमला कर रहे हैं। रही बात परिवारवाद की बात, आप मुझे बताएं, इन्होंने निषाद पार्टी से समझौता, संजय निषाद जी एमएलसी बने, उनके बेटे को भी पद मिला। अनुप्रिया पटेल जी सोनेलाल पटेल जी की बेटी हैं, उनको पद मिला। मैं कितने अनगिनत मामले आपको गिना सकता हूं इनके परिवारवाद। आप देखें, अमित शाह गृह मंत्री, उनके बेटे आज बीसीसीआई के चेयरमैन है। गोरखनाथ पीठ में ये वो नहीं होते, उन्होंने उनका अपना उत्तराधिकारी बनाया, उसके बाद ये सांसद हुए। तो सबको पता है परिवारवाद नहीं है तो ये और क्या है। एसएन सिंह जी, जवाब दें। जी देखिए, जनता बड़े भाई अब वोट देती है, ये परिवारवाद की बात ना करें। अब सुन लीजिए, अब आपने अपनी बात कह ली, अब आराम से डॉक्टर साहब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, आज मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई बुलडोजर से डर किसको लग रहा है? अपराधी को डर लग रहा है और अखिलेश जी को डर लग रहा है। अगर जनता बहुत उमड़ रही है तो अखिलेश जी को डर किस बात का लग रहा है बुलडोजर से? किसी शरीफ आदमी पे तो बुलडोजर चल नहीं रहा है, बुलडोजर तो उस पे चल रहा है जो अपराधी है, जो अपहरण उद्योग में लिप्त था, जो दूसरे की जमीन कब्जा किया हुआ था। 2017 का चुनाव भी तो इसी बात पे लड़ा गया था कि उस समय हत्या, डकैती, अपहरण ऐसे उद्योग फल फूल रहे थे। पहली बात। दूसरी, आपने जो कहा परिवारवाद की, तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती है। अगर किसी के परिवार में व्यक्तिगत कोई व्यक्ति इस तौर तरीके का है जो अपनी योग्यता से पा लेता है, बस उतना ही। लेकिन आपके यहां 22-24 लोगों को जबरदस्ती उसमें घुसा देना और सबको मंत्री बना देना, सबको पद पे बैठा देना, लगभग 30 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी, परिवार के इर्द गिर्द रहना। सर बोल ले हम, फिर आप बोलिएगा। देखिए, एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा मैं, अगर गिनाऊंगा कि हमने इतने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने इतनी एयर कनेक्टिविटी दी, हमने
जो भी मेडिकल कॉलेज दिया, आप नहीं मानेंगे। लेकिन 5-6 चीज जो आप मानने लगे हैं वो आज आपको बताना बहुत जरूरी था। एक चीज तो अब आप मानने लगे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, और आप भी वहां जाके घंटी बजा रहे हैं और माला फेर रहे हैं। ये चीज ये तय हो गया, आप मान रहे हैं। दूसरा, अब आप ये भी मानने लगे हैं कि अगर कभी भविष्य में हमारी सरकार आएगी तो हम भी जो है बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश देंगे। बार बार कहा जा रहा है, जो आदमी अपराधियों को शरण देता था और अपराध में लिप्त था, वो खुद कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम अपराध मुक्त कर देंगे। दो चीज, त्योहारों पे जो दंगे होते थे, 4.5 साल में ऐसा तो है नहीं कि त्योहार नहीं बीते हैं। वो दंगे अचानक कैसे रुक गए? आपके अंदर भी वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और मैं तो देख रहा हूं कि बदल के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। तो त्योहारों पे इस तरह का नहीं हो रहा है। चौथा जो बदलाव आया है, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ और तमाम ऐसे जगह पे, कैराना, जहां हिंदुओं का पलायन होता था, अब नहीं हो रहा है। और आपके अलावा और सारी पार्टी भी मान रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सबके विकास के लिए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से कहती थी कि हम सबके विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन आप लोग ये मानने लगे हैं, आपके यहां क्या होता था, सरकारी संपत्तियां आपके समय में तोड़ी फोड़ी जाती थी, रोज आंदोलन होते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कानून बनाया, सरकारी संपत्ति पे अगर आप हथौड़ा चलाएंगे, आपके घर पे भी हथौड़ा चलेगा, वसूली आपसे होगी। बिल्कुल पारदर्शी और जवाबदेही सरकार। हमने जो भी नौकरी दिया वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिया, उसमें कोई भाई भतीजावाद, कोई पर्चीवाद, ये सब कुछ नहीं चला। जिसको भी नौकरी मिला पूरे पारदर्शी तरीके से नौकरी मिला। हम यही कहना चाहते हैं, हमारी सरकार सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। हमारी नीति और नियति स्पष्ट है। अपनी बात कहें, अपनी बात कहें। पहले लेकिन मैं चंद्रेश जी का एक रिएक्शन लेता हूं। चंद्रेश जी, अभिषेक जी मैं आऊंगा। अभिषेक जी थोड़ा सा इंतजार करें। अभिषेक जी एक एक करके सबके पास, पहले मुझे सबके रिएक्शन लेने हैं। ठीक है चंद्रेश जी, नमस्कार। आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी अपनी बारी में आप आराम से जवाब दीजिएगा। अभी चंद्रेश जी को पिटारे में झूठ, भ्रम और अफवाह के अलावा मुझे लगता है कि अब कुछ बच नहीं गया है। आज अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। जी हाँ सर, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि एक बलात्कारी के ऊपर से मुकदमे वापस कर लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री अपने ऊपर के मुकदमे को खुद वापस ले लेता है। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब हाथरस की दलित बेटी को कूड़े के ढेर पे रख के जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब समय से वेतन न मिलने के कारण गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक संविदा कर्मी आत्महत्या कर लेती है। आपने कहा कि बुलडोजर चला है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुलडोजर किसके ऊपर चला है? जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बनते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की हिम्मत मुख्यमंत्री के अंदर क्यों नहीं है? जब लखीमपुर खीरी में किसानों को रौदा जा रहा था, उनकी गाड़ी पलटने की और उनको रौदने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की औकात मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हुई? माफ करिएगा, आज उत्तर प्रदेश दया रो रही है, हया सिसक रही है, हैवानियत पनप रही है, इंसानियत तड़प रही है। धन के धमार में यहाँ कर्तव्य को शर्म आने लगा है, अन्याय की अदालत में न्याय को ला जाने लगा है। आज कितना शर्मनाक बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर के अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं मानता हूं, आपने परिवारवाद की बात उठाई। हिंदुस्तान का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने और राजनीति करने का अधिकार देता है। जनता यदि उसे पसंद करती है ठीक है, नहीं पसंद करती नहीं ठीक है। ये कोई चुनावी मुद्दा है? उत्तर प्रदेश में आज किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, मुद्दा ये है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, ये मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की सरकार थानों से चल रही है, ये मुद्दा है।
इस पर विचार करिए। उत्तर ठीक है, प्रदेश में चलिए इसका बेरोजगारी जवाब बढ़ एसएन रही सिंह जी है। से मैं लूंगा। ठीक है, उत्तर प्रीतपाल सिंह प्रदेश में सलूजा जी का भी मैं एक बेरोजगार रिएक्शन लेता मार हूं। रहे ठीक हैं, है, सरकार लाठी चलिए, मार रही है। नहीं, ये मुद्दे बहुत मुद्दा बढ़िया, है। इन मुद्दों को बात करिए उठाते ना इस रहिए, पर। इन मुद्दों को उठाते रहिए। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी। जी बताएं। जी, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, कैसे देख रहे हैं आज मुख्यमंत्री जो परिवारवाद या जो कंपैरिजन पुरानी पार्टियों से या जो सत्ता में रही उनके साथ करते हुए अपनी उपलब्धियों को जब गिनवा रहे थे, उनके इस बयान पर आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। अब उनकी पार्टी की विदाई जल्द होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी बड़ा सीना तान के ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने राष्ट्रवाद को ज्यादा ध्यान दिया, क्रिमिनल को यहाँ पनपने नहीं दिया। अगर ऐसा सब कुछ था तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जब दिल्ली से लखनऊ राजधानी पहुंचकर अपने चुनाव का बिगुल फूंकते हैं, तो जब वो दूरबीन से कह रहे कि दूरबीन से अपराधी अब नजर नहीं आता, और ठीक उनके बगल की नजर की नजदीक की नजर शायद उनकी कमजोर रही हो, उसी के बगल में 302 का एक अपराधी जो राज्य गृह मंत्री है सेंट्रल में, अजय मिश्रा टेनी, बगल में ही खड़े थे, उनको वो नहीं दिखे। देखिए, इनका अपना मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी का जो नापने का तरीका है वो खुद का मापदंड है। उनके अगर दल में आप आ गए या अपराधी आ गए तो वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर करीबन 24 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। दिनेश जो यहाँ पे अभी मेयर भी रहे हैं हमारे लखनऊ में, इस समय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि इनके 117 जो विधायक है, 114 विधायक, सॉरी 114 विधायकों के ऊपर कई कई अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आई थी सत्ता में, वो राम के नाम पर आई थी, और उसने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत हुई महिलाओं पे वार, अब की बार भाजपा सरकार, इस कई चीजों जुमलों पे लेके आई थी। ये सारे जुमले अब फेल हो चुके हैं। ना उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना किसान को उसका किसान मेहनत करके जो अनाज पैदा कर रहा है उसका उसको मूल्य मिल पा रहा है। यहां तक कि जो व्यापारी वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट माना जाता था, वो वर्ग भी त्रस्त है। नोटबंदी से लेकर कल ही वो दिन बीता जिस दिन 2016 में देश के प्रधानमंत्री ने अचानक रात को क्या उनका मन हुआ 8 तारीख को नोटबंदी कर दी, उसका दंश भी देश झेल रहा है। जीएसटी का दंश व्यापारी झेल रहा है। कोई भी वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर इनसे संतुष्ट नहीं है। जिस युवा को इन्होंने कहा था कि हम 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो को जला के फेंक नहीं सकते। उस मैनिफेस्टो के 70 लाख नौकरियां कहां चली गई? वही मुख्यमंत्री अपने आप मुंह से बात रहे कि मैंने 4.5 लाख नौकरियां दी है, मात्र जो मिली नहीं है उसको अगर आप जोड़ेंगे तो वो नौकरियां नहीं है, वो अभी भी अधर में अटकी हुई हैं। 70 लाख नौकरियां देने वाले 4.5 लाख नौकरियों का दावा ठोक रहे हैं। झूठ के पुलिंदे के साथ उत्तर प्रदेश की धरती पर ये दोबारा काबिज होना चाहते हैं, मगर झूठ अब इनका चलने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उसको उसके टैक्स के पैसे से जो सुविधा दिल्ली के अंदर मिल रही है वो हमें उत्तर प्रदेश की भी मिले। अब सभी पार्टियां मानने लगी हैं। योगी सरकार ने भी इस बात को कहा कि अपने मैनिफेस्टो में फ्री बिजली को हम डालेंगे क्या? अभी तो अब सरकार में बैठे, अभी से देना शुरू कर दिए। देखिए, चन्नी ने तो दे दिया कांग्रेस ने वहां पे चुनाव जीतने के लिए, हालांकि उनके हाथ से भी पंजाब चला जा रहा है। आपके पास मौका है, अभी जनता को दे दीजिए, नौकरियां बांट दीजिए लोगों को। जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था, उसमें से अगर 10% भी उतार दे, स्वयं। चलिए, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आपने बड़ी बात कही कि अगर 10% अभी भी कर दें तो फिर इनके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अभिषेक राय जी आप जवाब दें। सबसे पहले तो भाजपा के मित्र जो हमारे हैं वो देखे ना, झूठे आंकड़े जो पेश कर रहे थे, अभी वो कह रहे थे माफियाओं की बात। हम कहते हैं ना, बुलडोजर आप चला दो, आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट निकाल दो। आप कह रहे थे ना, और आपने एमएलसी बना के बैठा रखा उन टॉप 10 माफियाओं में से, उसकी बात आप नहीं करोगे। आप बाहुबलियों की बात नहीं करोगे जो आपके जाति विशेष के हैं, सिर्फ एक पर विशेष को आप टारगेट करते हो। तो ये आपने 4.5 साल 5 काम ऐसे गिना दीजिए जिसका आपने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया हो। कोरोना की बात करते हो आप लोग, कोरोना में आपने क्या किया? आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं
संसद में लिखित बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं। माननीय योगी जी, जो आप लोग दावा करते हो कि घूम घूम के किस चीज का प्रबंध कर रहे थे, क्यों ऑक्सीजन प्लांट बन गया 2 दिन में लखनऊ में? अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, साहब इतना झूठ मत बोलो, जनता बहुत जानती है। 2014 में महंगाई डायन होती थी, आज बुआ बन के बैठी हुई है। आज उसकी बात नहीं करोगे? आपने एक्साइज ड्यूटी 2014-15 में 3 रुपए 61 पैसे थी, आज वो 31 रुपए 27 पैसे थी 2021 में, 5 रुपए कम कर दिया। वो तो वही बात समझदार है। और फिर डीजल पेट्रोल के दाम 25 से 40 पैसा रोज बढ़ाने लग गए हो आप। तो आप जनता को बरगलाने का काम ना करो। आपने गरीबों की थाली से रोटी गायब कर दी, किसान की आय दुगनी करने आए थे और लागत दुगनी कर दी। डीएपी महंगा हो गया, खाद के दाम दुगने हो गए। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है। आप मुझे 5 ऐसे पावर प्रोजेक्ट बता दें, पावर ट्रांसमिशन लाइन बता दें जो आप लोगों ने लगवाई हो। नहीं बता पाओगे आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखबिर से कहते हैं कि भैया त्योहार है उत्तर प्रदेश में, बिजली मिलनी चाहिए, शाम 6 से सुबह 7 तक कोई कटौती नहीं होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और आज वो बात करते हैं। उन्होंने काम किया होता तो अपने विकास के नाम पे वो वोट मांगते। 4.5 साल में क्यों नहीं इतने शिलान्यास किए? आज 6 महीने बचे हुए चुनाव को, 60 दिन बचे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, 68 लाख स्मार्टफोन जब 50 दिन बचे आचार संहिता लगने में, 50 से 60 दिन, कौन सी ऐसी कंपनी, भारतीय कंपनी है जो 1.25 लाख स्मार्टफोन या टैब रोज मैन्युफैक्चर कर दे? क्या आप चाइनीज माल को वो कर रहे हो? सिर्फ जुमले देना जानते हो आप लोग। सरकार, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है सिंह साहब, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। पंचायत चुनाव ने आईना दिखाया है और उपचुनावों ने भी अभी आपको आईना दिखाया है। तब आपने एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल पे वो कम किया है। आप समझ लें, आप लोगों को जवाब मिलेगा 22 में, बहुत अच्छे से जनता जवाब देगी। ठीक है, अनीता मिश्रा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पीएसपीएल की प्रवक्ता। अनीता जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। अनीता जी, परिवारवाद को लेकर के बड़ी बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से और हमला बोलते हुए उन्होंने अपनी सरकार और पिछली सरकार की तुलना की। पिछली सरकार का जब वो जिक्र कर रहे थे, आप भी समाजवादी पार्टी में थे, हालांकि अभी भी गठबंधन आपका होने वाला है। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो अब ये हाल हो गया है कि अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है। अपनी कोई उपलब्धि तो बता नहीं पाएंगे वो। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ कि इनका स्कोर कार्ड तो बिल्कुल 0 पे चला गया है। तो अब वो परिवारवाद और धर्म, जाति, मंदिर, इसी पे बात करेंगे। और कोई उनके पास अगर उपलब्धि होगी तब तो वो उस पर बात करेंगे। वो बात सिर्फ अब यही करेंगे। हम तो इनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो परिवारवाद को छोड़ दें। ये बताएं मुझे कि उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सबका विनाश जरूर कर दिया इन्होंने। वो विकास और विश्वास की जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उनसे और उन्होंने पूरे देश का विनाश करने की तरफ अपने पूरी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चुनाव सर पे हैं, इनके पास न तो कोई इनके पास कोई उपलब्धि है। इनकी जितनी चुनावी तैयारियां थी उसकी पोल तो इन्हीं के रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने खोल दी है कि ये जो कहते थे सबको रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे, 0.1% प्रति व्यक्ति आय हो गई है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए 1/3 रह गई है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये इनके पास कहाँ बात करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। ये बात करेंगे केवल मंदिर, वहां जाके हमने 1 लाख करोड़ दिए जला दिए, हमने वहां जाकर मंदिर बना दिया। और धर्म, मंदिर, मस्जिद, जाति, इनसे यही बात करवा लीजिए। अब इनको दूसरी पार्टियों को कंडेम करना है तो भाई आप उनके विकास के साथ अपने विकास का कंपैरिजन करिए। आप चले आए परिवारवाद की गाथा कहने। पहले ये आए थे चाय वाला बन के, ठीक है, उसके बाद ये चौकीदार बन गए और सबको बेरोजगार देने वाले थे। न चाय वालों का कल्याण हुआ, न चौकीदारों का कल्याण हुआ। इनका अडानी और अंबानी का कल्याण और अडानी और अंबानी का रोजगार, सिर्फ यही इनका जो है जो दावा था कि सबको रोजगार देंगे, इन्हीं 2 लोग को ये रोजगार दे पाए हैं। रोजगार तो किसी को नहीं दे पाए। हाँ, चौकीदार सबको बना दिया, वो भी बिना तनख्वाह का। दुनिया, देश को, इस देश की जनता को बहुत ज्यादा दिन आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे।
सबको समझ में आ गया है। इनकी सड़कें देख लीजिए, गड्ढों से पटी पड़ी हैं। कोई भी एक सड़क आप बता दीजिए जो इन्होंने बताई है। कितने इन्होंने पुल बनाए, कितने इन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, इन्होंने क्या विकास किया, इन्होंने नोटबंदी, तो उससे क्या फायदा हुआ? आप बताइए, नोटबंदी से आम आदमी को क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से इनको फायदा हुआ, इनके अंबानी अडानी को फायदा हुआ। इन्होंने एक भी नया एयरपोर्ट बनाया हो तो बता दीजिए। हाँ, जो पुराने एयरपोर्ट्स थे वो बेचने जरूर शुरू कर दिए इन्होंने। आप देखिए, लखनऊ में बैठे हैं, आप लोग भी यहीं पर हैं, इन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट को बेच दिया, और बेचने के बाद वो लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह था, उसका नाम अडानी एयरपोर्ट रख दिया। शर्म नहीं आती है इस सरकार को? आप उसका नाम भी बदल दे रहे हैं। अडानी, कौन सी महान आत्मा है अडानी जी जिनके नाम पे हमारे लखनऊ का एयरपोर्ट रहेगा? इनसे बस आप ये फालतू बातें करवा लीजिए और कुछ भी नहीं। अब मैं जवाब लेता हूं, एसएन सिंह जी जवाब दें। जी, एक मिनट। अनीता जी के पहले आपके प्रवक्ता अभिषेक जी थे, अभिषेक के पहले आपके प्रवक्ता थे, उसके पहले कौन थे जान नहीं पाया, एक बार जानना चाहूंगा आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक, एक ही चीजों का जवाब ले लीजिए अच्छे तरीके से। मैं कह रहा हूं, झूठ कौन बोलता है, देश को बांटता कौन है, कांग्रेस से बढ़िया कौन जानेगा? पूरा देश जब एक हो रहा था, जम्मू कश्मीर को फंसा के कौन रखा? इसका जवाब कांग्रेस देगी। उत्तर प्रदेश में कोई बात होती है, चुपचाप आप सुन लीजिए। पूरे चुनाव में आप बोल नहीं पाएंगे, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप रहा था। चुपचाप सुन लीजिए। देखिए, ये गलत है, ये गलत है। देखिए चंद्रेश जी और सभी प्रवक्ता, देखिए भाई, एक एक करके देखिए, अभी तक चर्चा इसीलिए स्मूथ चल रही थी कि सब एक दूसरे को सुन रहे थे। एक दूसरे को सुनने की आदत डालें। जब आप गंभीर आरोप लगाते हैं तो उधर से रिएक्शन आएगा। चंद्रेश जी नहीं, चंद्रेश जी ऐसे नहीं। चर्चा डिस्टर्ब करना ही मकसद लेकर मत आया करिए। चर्चा से कुछ निकल आए, कुछ कंक्लूजन पर पहुंच जाए, वहां तक रहे। चंद्रेश जी सुने भाई, देखिए आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप छत्तीसगढ़ देश का हिस्सा नहीं है? छत्तीसगढ़ देश का हिस्सा नहीं है, छत्तीसगढ़ देश का हिस्सा नहीं है, राजस्थान देश का हिस्सा नहीं है। आप सुन तो लीजिए, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा, अरे उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूं मैं। चंद्रेश जी सुनना पड़ेगा, देखिए सुनना पड़ेगा। जब आप यहां पर बैठ करके कुछ बताएंगे तो उसका कंटेक्स्ट तो दूसरी जगह से आएगा ना। उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप चलाने वाले हैं जो अपने प्रदेशों में नहीं चला पाए? वो कंटेक्स्ट तो दिया जाएगा ना, इसलिए सुने। या तो आरोप ना लगाएं, और आरोप लगाएं तो सुनने की हिम्मत रखें भाई, सुनने की हिम्मत रखें। और अगर डिस्टर्ब करेंगे ऐसे ही तो फिर मैं आपके बीच में भी किसी को रोक नहीं पाऊंगा, फिर आपकी बात भी नहीं आएगी। इसलिए एक एक करके एसएन सिंह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 4.5 साल में क्या किया है? कौन सा ऐसा आंदोलन खड़ा किए हैं कि आप वहां फसल काटने आ गए? आप उत्तर प्रदेश में तो कुछ किए नहीं। उत्तर प्रदेश में एक बार आप अखिलेश जी से मिलकर चुनाव लड़िए, उसके बाद आप 100 कोस जब दूर हैं, आपका उत्तर प्रदेश में कुछ ही नहीं। अब आप चंद्रेश जी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनिए, अगर आप सुनेंगे तो ठीक है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, धोखा दिया, और धोखा दे के जनता को जो कांग्रेस अगर नहीं होता तो देश कोई ना कोई चलाता। 70 साल। अरे सुनिए, इतने निकम्मे थे कि सरदार भगत सिंह का नाम नहीं लेके हर जगह राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरे अपने निकम्मेपन को अगर दूर नहीं किए होते तो आज चाइना और पाकिस्तान नहीं रहता। इतने निकम्मापन किए, वही करें। इसी निकम्मेपन के नाते जिसके ना जाति का पता है, जिसके ना धर्म का पता है, उसका प्रवक्ता आज दूसरे को निकम्मा कहने आ रहा है। जिसके ना माँ का पता है, जिसके ना बाप का पता है, एसएन सिंह जी आगे बढ़े, इसी पे चला जाएगा। एसएन सिंह जी पूरे डिबेट इसी पे चला जाएगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। चंद्रेश जी भाई देखिए, थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। चंद्रेश जी ये आदत सही नहीं है। चंद्रेश जी ये आदत सही नहीं है। धैर्य अगर नहीं रख सकते हैं तो सवाल तीखे मत पूछिए। अगर तीखे सवाल पूछ रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए भाई, मैं समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। काउंटर सवाल करते रहेंगे, कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चंद्रेश जी समय की बर्बादी है, ये प्रदेश की जनता की समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। राजस्थान में किसकी सरकार है? आप वहां का क्यों नहीं जवाब देते हैं? जयपुर में 5 लोगों ने दलित महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, 1 महीना हो गया, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नागौर में 35 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप हो रहा है, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 64 वर्षीय महिला के साथ झालवाड़ा में हो रहा है। अरे गोरखपुर में जिसने किया, सुनिए, 5 आप अपना जवाब दे लीजिए। हमारी गिरफ्तार हो गया ना, और सुन लीजिए, देखिए हम ऐसे नहीं करते हैं कि चंद्रेश जी अपनी बातों को रखा, इसलिए रखा क्योंकि अगले सुन रहे थे। हजारों लाखों सिखों का कत्लेआम करने वाले खूनी कांग्रेस
वो किसी पे दबाव नहीं बना पाएगी पूरे चलिए, अब जीवन कांग्रेस से आगे बढ़ जाए, कभी ठीक है, नहीं। चलिए, अरे एसएन सिंह जी, आपने बता दिया कांग्रेस के बारे में, होते आपने ना, बता दिया कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने या बीएसपी ने भी जो बात कही उसका भी जवाब दे देना तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेकंड, अब चंद्रेश थोड़ा एसएन सिंह जी, कांग्रेस के साथ देखिए कौन है, एसएन सिंह जी, कांग्रेस और के साथ पार्टियों ये पर भी लीजिए आ जाए, कौन है। एसएन सिंह जी और पार्टियों पर भी आए और पार्टियों का भी जवाब दे। ठीक है, हो गया, कांग्रेस के लिए हो गया। एसएन सिंह जी, अब समाजवादी पार्टी का सुन लीजिए या आपका सुन लीजिए, इनका हो गया। कांग्रेस ये जब बोलेंगे मैं भी बोलूंगा, उस समय आप गौर करिएगा। अब आपके भाई हमारे कह रहे थे आप में, इन्होंने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में, मैं इनसे भी पूछ रहा हूं, आपने जनता के लिए क्या क्या किया। जब कोरोना की महामारी फैली थी तो आप देखे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से ही दिखाया गया, कापासेड़ा, बदरपुर, तमाम जगहों से बस लगा के आप सबको आनंद विहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पे आपने छोड़ दिया। और अगर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तत्काल पहल नहीं किए होते, 500 बसों से लोगों को मंगाए, आपने क्या किया? इन्होंने झूठ कहा, झूठ पे तो इनकी सरकार टिकी हुई है। सबसे पहले जब ये आए तो उस समय तमाम चैनलों ने इनसे पूछा कि क्या राजनीति करना है आपको, जब अन्ना के साथ आए। उन्होंने कहा नहीं, राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, राजनीति मैं करूंगा नहीं। कुछ दिन के बाद अपने बात से पलट गए, शायद ये झूठ हो कि ना हो। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो शीला दीक्षित को तो हम तुरंत जेल में भेज देंगे। बाद में वो उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के और सरकार बनाए। पता नहीं ये भी झूठ है कि नहीं, ये मानेंगे कि नहीं। तीसरा, इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है, एक एक लोगों को यमुना में स्नान कराएंगे, यमुना को इतना सुंदर कर देंगे, स्वीडन और क्वेटा लगेगा। और आज यमुना की क्या हालत है? झूठ कौन बोल रहा है, इनसे पूछ लीजिए। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी के समय में जो भी नौकरियां निकलती थी, आप बताइए वो सारी नौकरियां क्यों जाके फंस जाती थी? हमारी सरकार में कितनी नौकरी फंसी है? और कौन कह रहा है हमने रोजगार नहीं दिया? हमने 5 लाख डायरेक्ट रोजगार दिया, 1.5 लाख शिक्षकों का रोजगार दिया है, 1.5 लाख पुलिस में रोजगार दिया है। सुन लीजिए, एक एक बतला देखिए, बस अब मैं चुप हो जा रहा हूँ, आप कह लीजिएगा। नहीं, आप बोल लीजिएगा, अभी तो आपका मौका आएगा। आपने बहुत सारे आरोप लगाए ना, साहब आपने बहुत सारे आरोप लगाए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमने, आपने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। कानपुर मेट्रो अभी चलने जा रही है, मैं गिनाऊंगा कि नहीं गिनाऊंगा आपको? आप जो है दिल्ली और कानपुर मेट्रो किसने बनाया है? कानपुर मेट्रो किसने बनाया है? आप मुरली मनोहर जोशी सांसद थे। अरे कानपुर में मुरली मनोहर जोशी सांसद थे तो उस समय वो चीजें आई थी। मतलब हमने कुछ नहीं किया। और जो केवल अपने परिवार के लिए काम करता रहा उसने किया, हमने कुछ नहीं किया। अभी देवरिया में मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ मरीज जाके देख रहे हैं, हमने वो काम नहीं किया। आपने जीरो से शुरू किया। सर एक मिनट, एक मिनट, कितने मेडिकल कॉलेज आपने जीरो से शुरू किया? जो पहले से हॉस्पिटल चल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसका बोर्ड बदलकर आपने मेडिकल कॉलेज रख दिया। कितने मेडिकल कॉलेज आपने गोरखपुर एम्स में पहले से चल रहा था, गोरखपुर एम्स कांग्रेस चला रही थी, कांग्रेस की सरकार नहीं, सब कुछ प्रस्ताव तो कांग्रेस ही की थी। अरे 70 साल से गरीबों के सीने पे लात रख के सारा काम तो कांग्रेस ही कर रही थी। जब पूछो तो जवाब ले लो ना, जब पूछिए तो जवाब ले लीजिए। ये जो हम 40 लाख 42 लाख आवास दिए हैं, मैं इसका जवाब 42 लाख जो आवास दिए हैं वो सब आपके घर से आया है, सब प्रियंका गांधी के घर से आया है, सब राहुल गांधी के घर से आया है। आपके घर बनाया था, अरे कुछ गिनोगे? बनाया था तो क्यों झाड़ू लगाती? जनता ने झाड़ू लगाया, हम थोड़े लगाए हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। 70 साल जनता को झूठ बोलना, मक्कारी करना, धोखा देना, फरेब रचना। और सुनिए, आप लोगों ने क्या किया? भोपाल गैस त्रासदी कांड के अभियुक्त को जहाज में बैठा के विदेश भेज दिए। हमेशा देश के साथ झूठ, देश की अखंडता के साथ झूठ बोलना, ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से एजेंडा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से एजेंडा सुन लीजिए। हम पी चिदम्बरम साहब कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 370 हटा देंगे। आप चलिए सब बोल लीजिए, सब लोग बोल लीजिए, एक साथ बोलें, सारे लोग एक साथ बोलें, सारे लोग एक साथ बोलें, सारे लोग एक साथ बोलें। पी चिदम्बरम साहब इंतजार ना करे कोई। प्रीतपाल जी आप भी बोलिए, अभिषेक जी आप भी बोलिए, तो हम राम जन्मभूमि, क्योंकि हम एक डेकोरम समझा करके थक चुका हूं। और जब प्रवक्ता ही ना समझ
समझने के लिए राजी हूं। उनका मोटिव ही ये हो कि समय खराब करना है तो सब समय खराब करें, सब समय खराब करें, समय खराब करें, समय खराब करें, आराम से समय खराब करें। आप चाइना से हाथ मिला लेंगे, जब कोई बात आएगी तो राहुल गांधी भारतीयों से बात नहीं करेंगे, वो अमेरिका में जाके बात करने लगेंगे। आपसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग कौन करेगा? जब सारी देशी रियासतें देश में मिल रही थी तो जम्मू कश्मीर का मामला यूएनओ में कौन ले गया? आप चलिए ठीक है, बात उत्तर प्रदेश की हो रही थी, हम पहुंच गए जम्मू कश्मीर और यूएन तक। ठीक है अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, ठीक है चलिए एसएन सिंह जी, अब ठीक है हो गया, शांत हो जाइए, आप बोलेंगे तो ऐसे एक सेकंड, ठीक है कितनी बार बोलेंगे अभिषेक राय जी, अब अभिषेक राय जी, ठीक है। अरे चंद्रेश जी भाई थोड़ा धैर्य रखें, चंद्रेश जी थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है आपका वक्त आएगा, आपका समय आएगा, आराम से बोलिएगा, औरों को बोल लेने दें, नहीं तो चंद्रेश जी आपके बीच में लोग बोलेंगे, मैं उनको नहीं टोक पाऊंगा, मैं उनको नहीं टोक पाऊंगा, आपकी बात भी नहीं जाएगी। अभिषेक जी अपनी बात रखें। सुनिए, जिन्ना को भी चुनाव कहां से जीते? अब कहां जिन्ना पहुंच गए भाई? अब जिन्ना भी आपको याद आने लगे, अब आपको यूएन भी याद आने लगा। अभी उत्तर प्रदेश की चर्चा हम लोग कर लें, उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। चंद्रेश जी शांत हो जाए, एसएन सिंह जी आप भी शांत हो जाए। अभिषेक जी बोलेंगे, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी और चंद्रेश जी, चंद्रेश जी और एसएन सिंह जी, चंद्रेश जी और एसएन सिंह जी, भाई दोनों लोग शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाए। अरे चंद्रेश जी इतना आवेश में आके बोलने से ऐसा नहीं है कि जनता बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाएगी। आराम से बोलेंगे तब भी वो बात जाएगी, आराम से बोलेंगे तब भी बात जाएगी, आराम से बोलेंगे तब भी जाएगी चंद्रेश जी वो बात। चंद्रेश जी आराम से बोलेंगे तब भी बात जनता तक पहुंचेगी। चंद्रेश जी आराम से बोलेंगे तब भी जनता तक बात जाएगी। आवेश में आने से जनता कभी भी कन्विंस नहीं होती है। धैर्य रखें, धैर्य धैर्य धैर्य, चंद्रेश जी धैर्य, चंद्रेश जी धैर्य, एसएन सिंह जी आप भी, एसएन सिंह जी ठीक है, और लोगों को बोलने का भी मौका दे दें भाई, आप दोनों लोग और लोगों को बोलने का भी मौका दे दें, आप दोनों लोग और लोगों को भी बोलने का मौका दे दें। डॉक्टर अभिषेक राय जी, डॉक्टर अभिषेक राय जी ठीक है, अब आप दोनों लोगों ने सर्वाधिक समय लिया, आप दोनों लोगों ने सर्वाधिक समय लिया। एसएन सिंह जी भाई थोड़ा सा शांत हो जाएं, और चंद्रेश जी आपसे भी विनती है मेरी, चंद्रेश जी सुनना सीखें भाई, चर्चा में बैठते हैं तो डेकोरम तो सीख के आए, चर्चा का क्या होता है। जब आप बोले मैं चुपचाप सुनता रहा। डॉक्टर अभिषेक राय जी, डॉक्टर अभिषेक राय जी, डॉक्टर अभिषेक राय जी, इतनी देर से तो बोल रहे हैं। देखिए मैं बहुत, अरे कैसे चुप रहा हूं? अरे ठीक है हो गया एसएन सिंह जी ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें, सब लोग थोड़ा शांतिपूर्वक चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, और कोई कुछ अगर ऐसा कर रहा है तो दूसरा तो कम से कम सम्मान करे। अभिषेक राय जी जी मैं वही बता रहा हूं, कानपुर के मेट्रो की अभी ये बात कर रहे थे, सारे मीडिया चैनलों के पास पुराने वीडियो होंगे। उस समय मुरली मनोहर जी वहां के सांसद होते थे, और जो इस समय हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू जी उस समय शहरी विकास मंत्री होते थे, और माननीय अखिलेश जी के साथ जाकर उन्होंने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया, सारे मीडिया चैनलों के पास हुए। तो इस तरह के झूठे कानपुर का उद्घाटन हो गया था उस समय। आप लोग जो झूठ बोलते हो ना, नहीं झूठ कौन बोल रहा है? कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हो गया था, उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ और कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हो गया था, यही तो बीच में बोल रहे थे। मैं तो कहा था बीच में अब बोलूंगा अगर आप लोग डेकोरम तोड़ेंगे तो। अरे हमें बोलने दीजिए अब। चलिए देखिए अभिषेक जी के साथ देखिए वैसे भी नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, देखिए उनकी ऑडियो वैसे क्लियर नहीं आ रही। अभिषेक जी जल्दी से आयुष जी मैं बोलूं? आ रहा हूं सलूजा जी, मैं आ रहा हूं अभी, अभिषेक जी की बात कंप्लीट हो मैं आपके पास आता हूं। अभिषेक जी चलिए, अभिषेक जी को तकनीकी समस्या, जिसके पास माइक जाए आराम से वो अपनी बात कहे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा एक ही आदमी सिर्फ, क्या आप सिंह साहब नहीं सुन रहे हो ना? यही तो दिक्कत मैं तो है। सुनूंगा डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बहुत बार डिबेट में बैठे, मैं तो हमेशा सुनता हूं, लेकिन कांग्रेस के भाई सुनने दे तब ना, जब उन्होंने इतना आरोप लगाया और बेहुदा बनाया। हमने सिंह जी हो गया, अब उस चर्चा से बाहर आ जाए प्लीज, उस चर्चा से बाहर आ जाए, उससे बाहर आ जाए। अभिषेक जी जल्दी से कंप्लीट करें। साहब डेकोरेट करें, मैं वही बता दें आपने महंगाई के लिए क्या किया। बहुत सीधा सा सवाल है, बेसिक सवाल है। आप मुझे 5 पावर प्लांट के नाम बता दें, आप मुझे 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज बता दें जिसका आपने शिलान्यास करके उद्घाटन कर दिया हो। मैं बेसिक 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई, टैक्स के से खर्च हुए, उसमें देश विदेश के कितने इन्वेस्टमेंट्स आए, ये मुझे बता दें। 5 ऑफिसेस के नाम गिना दें अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है तो। अगर आपने नहीं किया साहब, कम से कम जनता तो सब जानती है, मीडिया चैनल सब जानते हैं, कम हर आदमी के पास फोन है, गूगल है, सब लोग सर्च कर लेते हैं। तो सच बोलना सीखिए, अगर गलती करिए तो एक्सेप्ट करिए। हमने
22 महीने में एक्सप्रेसवे बना के दिया। आप 5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी तक बना नहीं पाए। 15 नवंबर 16 नवंबर को उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब पहली बारिश में उसमें दरारें पड़ गई। साहब गुणवत्ता की बात करो आप, जनता की भलाई के लिए आपको 325 अभिषेक जी, अब आपने जो बात पूछी उसका जवाब मैं एस एन सिंह जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रीतपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि बड़े सिंह साहब ने बड़ा लंबा लंबा चौड़ा इधर उधर का भाषण दे दिया। इनसे पूछा गया कि चांद रात को चमकता है या दिन को चमका रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बस यही है। इनके जो प्रवक्ता हैं वो एन केन परकेन तीनों चीजों को लेते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, किसी को सच रखने नहीं देते। उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी का एक डेटा भी उत्तर प्रदेश के अंदर साबित हुआ, भी बताया गया है। हाल ही में उसका हल्के 2 साल इन्होंने आने नहीं दिया उस डाटे को। उस डाटे के अनुसार तकरीबन 9000 दंगे उत्तर प्रदेश की धरती पे हो चुके हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है, ये आम आदमी पार्टी का डेटा नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बात कही दिल्ली की, तो दिल्ली में तो उनको जवाब मिल गया। 2020 में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ना जाने कौन कौन दरवाजे दरवाजे पर्चे बांटते रहे। दिल्ली की जनता ने मुंह पे जबरदस्त जन्नाटेदार थप्पड़ मारकर इनको बाहर किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाकर हमारे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो जो भाषण देते हैं वो भी हंसी का पात्र बन जाते हैं। वो कहते हैं 600 करोड़ देश की जनता ने मुझे वोट दिया, मैंने 125 करोड़ लोगों को मकान दे दिया। तो इनके पास इनके नेता भी वैसे हैं। ये तो नाली में से गैस पैदा करके चाय बनाने और पकौड़ों बनाने का भी तरीका बताते हैं। तो इनके पास जो भी जवाब है वो नपातुला जवाब है। ये उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जब लोग मर रहे थे वो इनको नहीं नजर आ रहा था। जो लोग मर रहे थे वो लोग जलाने के लिए जब पहुंच रहे थे वहां पे सवदाह उनके लिए वो जगह नहीं मिल पा रही थी उनको। रास्ते में सड़कों पे लोग अपने अपने परिजनों को जला रहे थे, तब इनको ये नजर नहीं आ रहा था। वो मीडिया से छुपाने के लिए बड़े बड़े चादरें वहां लगा दी गई, वो इनको नहीं देखा। गोरखपुर में बच्चों की 67 बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद हर वर्ष इसकी सूचना लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी चादरें अस्पताल के बाहर लगा दी, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया। मीडिया का कोई साथी वहां नहीं जा सकता। नून नमक के साथ मिड डे मील पर बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। जिस पत्रकार बंधुओं ने इस बात को दिखाया, उजागर किया, उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। 1 लीटर दूध 20 लीटर पानी में मिला के बच्चों को पिलाया जा रहा था, उस पत्रकार ने उजागर किया, उसको जेल में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर अगर कोई सच दिखाता है तो उसको नोटिस दी जाती है। जो हमारा देश का किसान आज तकरीबन काफी 600 दिन लगभग हो चुके हैं जो देश के ऊपर वो अपना धरना प्रदर्शन बड़ी पूरी तरह से कर रहा है, वो वहां पे बैठा हुआ है। उसको 50-50 लाख रुपए की नोटिस किसने भेजी? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। कहा तुम कैसे जा रहे हो, तुमको नहीं जाना है। जब उत्तर प्रदेश के किसान उनको उनके किसान के जो उन्होंने पैदा किया उसका अनाज का मूल्य नहीं मिलेगा तो वो आंदोलन तो करेगा ही करेगा। अभी तो इन्होंने ललकार दिया था टिकैत जी को। टिकैत जी ने इनकी यही धरती पे उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर आके उन्होंने ताकत दिखा दी, तब इनके पास आवाज नहीं निकली। ये तो कह रहे थे कि वो मैं उसको जेल में भर दूंगा। देखिए, मैं जवाब दे दूं इनका। मैं पूरी बात अभी कंप्लीट नहीं की, बीच में कूद पड़े आप। मैं आपके बीच में बीच में आप बोल रहे थे, आप बीच में बोल रहे थे, बीच में बोल रहे थे आप जांच करा लीजिए। सिंह मैंने आपसे 5 सवाल पूछा था। पहली बार नहीं बैठा हूं और आवाज नीचे करके सुनिए। अरे आप आवाज नीचे करके बात करिए, आप आवाज नीचे करके बात करिए। क्या करिए? 5 सवाल पूछा था कि क्या झूठी जिसको आप बोले, अरे झूठे आदमी, तुम्हारे मुखिया खुद झूठा, तुम दूसरे को झूठा कैसे कह सकते हो? झूठ बोलने वाले केजरीवाल ने क्या बोला था? हम राजनीति में नहीं आएंगे। और भोली भाली दिल्ली की जनता को फुसलाना। आज यमुना साफ हो गया। मैंने पूछा था कि क्या यमुना साफ हो गया? 7 साल से आपकी सरकार है, क्या यमुना साफ हो गया? अरे 5 बार पिट चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश में 5 बार पिट चुके हैं, और हाथ से पीटे हैं, वोट से पीटे हैं, जुबान से पीटे हैं। और उत्तर प्रदेश आके देखिएगा। सुनिए, उत्तर प्रदेश में आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां भी होती रहेंगी, लेकिन बयानबाजियों का असर जनता के ऊपर किस तरह से पड़ता है इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।